स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोगों का जो भारत का इतिहास पोर्शन है, प्राचीन भारत इतिहास है ना, वो लगभग खत्म होने वाला है। आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा आपका गुप्त उत्तर काल। ठीक, तो इसके पहले हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े थे, तो गुप्त काल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। गुप्त काल में सबसे पहले किसको देखे थे हम लोग? श्री गुप्त को देखे थे, जो कि गुप्त काल के क्या होते हैं? संस्थापक। फिर उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, जो क्या लेके आते हैं? आपका गुप्त संवत लेके आते हैं, 319 से 320 ईस्वी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं? आपके समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, उनके विजय अभियान है ना, दक्षिणा विजय अभियान के बारे में इस तरीके से और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के वो किनको आपके जो कौशल के राजा महेंद्र और दक्षिण के राजा कौन? महाकांतार के राजा व्यागराज को क्या कराते हैं? हराते हैं। ठीक, तो इनके बारे में भी हम लोग देखे थे। और समुद्रगुप्त को ही क्या बोला जाता था? कविराज बोला जाता था, है ना। और क्योंकि उन्होंने अपने सिक्के में अंकन चित्र करवाया था वीणा बजाते हुए, उनको वीणा बजाने का भी शौक था समुद्रगुप्त को। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं उनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। शकों का नाश करते हैं, अंतिम शासक शक। ठीक, और दूसरी बात जो क्या बोलते हैं, अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या करके ध्रुव देवी से विवाह करते हैं, है ना। इन चीजों के बारे में भी देखे थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कि कुमारगुप्त होता है। उनके शासन काल में क्या होता है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है ना, उसकी नींव रखी जाती है 5वीं सदी में। ठीक, और यही कुमारगुप्त के समय में हुणों का प्रथम आक्रमण होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग स्कंदगुप्त, जो कि क्या करते हैं? हुणों का जो आक्रमण होता है ना, हुणों का क्या करते हैं? दमन करते हैं। ठीक, आक्रमण का दमन करते हैं। ठीक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हुणों के बारे में भी देखे थे, कहाँ के जनजाति के थे? चीन के मंगोल जनजाति के थे। ठीक, बहुत ही असभ्य, जंगली और बर्बर किस्म के लोग थे वो। और क्या थे? मिहिर कुल के थे, है ना। तुर्मान करके भी थे, मिहिर कुल और तुर्मान। ठीक, इन बातों का हम लोग देख चुके थे। और गुप्त काल को ही क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्णिम युग, स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक, क्यों? कला और स्थापत्य आपका बहुत ही अच्छे तरीकों से प्रचार प्रसार है ना, बहुत हुआ था गुप्त काल में। ठीक, कला और स्थापत्य का, ठीक, मंदिरों का निर्माण, ये सब चीज। और भागवत जो धर्म है ना, विष्णु को इन लोग क्या मानते थे? अपना मेन वशिष्ठ मानते थे। इनको भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। तो जाइए थ्योरी पोर्शन पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, फिर उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। और हम लोग नवरत्न भी देखे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के। ठीक, जिसमें हम लोग वाराहमिहिर को देखे थे। ठीक, ज्योतिष खगोल शास्त्री थे। और जो आपका आर्यभट्ट है वो नवरत्नों में नहीं होते हैं, फिर भी आर्यभट्ट को हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि वो पाई का मान देते हैं 3.14, है ना। और उसके बाद देखते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। तो ब्रह्मगुप्त आपका शून्य को संख्या के रूप में लेने वाले प्रथम गणितज्ञ होते हैं वो। और ब्रह्मगुप्त ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देते हैं, जो कि न्यूटन से पहले ही बता देते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्व के कारण ही हर चीजें नीचे की ओर आती हैं। और आपका जो आपका शून्य होता है और इन्फिनेटिव, इनके बीच में संबंध है ना, उनके बीच में संबंध गणितिक तर्क लगाने वाले कौन थे? भास्कराचार्य। इन सब चीजों का भी अध्ययन देखे थे, इन सब चीजों का भी डिस्कशन किए थे। दूसरी बात, जो आपका आर्यभट्ट है वही आपके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को भी बताए हैं। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर 365 दिन, है ना, 365 मतलब 1 साल 36 दिन में लगाती है। इन चीजों के भी बारे में हम लोग देखे थे। ठीक, 365 36 दिन में लगाते हैं करके। ठीक, तो गुप्त काल में इतना सारा कुछ हम लोग देख लेते। नवरत्न में इंपॉर्टेंट क्या देखे थे हम लोग? तो उसमें नवरत्न का बात कर लेते हैं। तो कालिदास को देखे थे, ठीक, जो कि कवि हैं आपके, है ना, और नाटककार कवि। और आपका फिर उसके बाद हम लोग अमरसिंह देखे थे। तो अमरसिंह कौन थे? संस्कृत कोशकार कवि थे, वो भी अमरसिंह है आपका, है ना। और आपका चिकित्सक के बारे में पूछा जाएगा कि चिकित्सक कौन थे आपके चिकित्सक जो नवरत्नों में से एक थे? तो वो हो जाएंगे धन्वंतरी। ठीक, धन्वंतरी। और वाण भट्ट जादूगर, है ना। वाण भट्ट कौन था? जादूगर था, नवरत्नों में से एक था। ठीक, और शंकु करके पूछा जाएगा तो वास्तुकार थे वो, है ना। और छपन्नक ज्योतिषी थे। ठीक, तो ये सारे नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा, थ्योरी पोर्शन और एमसीक्यू जरूर करके आइए। अब चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, गुप्तोत्तर काल। ठीक, तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग 3 शासकों के बारे, मतलब 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश, पल्लव वंश आपका, और एक वर्धन वंश। ठीक,
चालुक्य वंश, पल्लव वंश और वर्धन वंश। ठीक, तो इनको मिला के आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या, गुप्त उत्तर काल। ठीक, गुप्तोत्तर काल या गुप्त उत्तर काल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले चालुक्य वंश, तो इसमें आपको कितने राजा के नाम याद रखें, पुलकेशिन प्रथम का नाम याद रखना है आप लोग को, और पुलकेशिन द्वितीय का नाम याद रखना है बस। ठीक, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी थ्योरी पोर्शन। देखिए जो चालुक्य वंश है आपका, है ना, तो पुलकेशिन जो है, पुलकेशिन प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक होता है। तो देखिए संस्थापक याद रखने हैं, जैसे हम लोग गुप्त वंश का देखे थे तो उसके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। ठीक, श्रीगुप्त थे, है ना। और यहाँ पे चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, आपके पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। ठीक, चालू लोगों को क्या करना पड़ता है, पुश करने की जरूरत नहीं होती ना, पुलकेशिन, है ना, चालू लोगों को पुश करने की जरूरत होती है क्या किसी भी चीज के लिए, नहीं, वो लोग तो ऑलरेडी वो सब करे कुराए रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके लिंक कर लेना, पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक होते हैं। और राजधानी क्या, वतापी या बदामी। अभी तक हम लोग राजधानी ज्यादातर क्या देखते थे, गिरिब्रज, राजगृह, है ना, उज्जैनी। ठीक, इस तरीके से हम लोग देखते हुए आ रहे थे आपका। बाकी अब यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, वतापी या बदामी चालुक्य वंश में। ठीक, इस बातों को याद रखिएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है आपके, आपके कौन है, पुलकेशिन प्रथम, और वतापी या बदामी राजधानी। वास्तविक संस्थापक करके बोला है, ठीक, प्रथम वास्तविक संस्थापक। ठीक, प्रथम वास्तविक संस्थापक। ठीक, इन चीजों को भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, प्रथम वास्तविक संस्थापक बोल रहा है तो पुलकेशिन प्रथम, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतापी राजा बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, नर्मदा तट पर कौन पराजित करता है, हर्ष को पराजित किया। नर्मदा तट पर किसको पराजित किया, हर्ष को पराजित किया। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, कौन सी नदी के तट पर किसको पराजित किया, ऐसे मतलब कौन सी नदी के तट पर करके क्वेश्चन बना लेगा एक बार, और एक बार किसको पराजित किया करके। तो हर्ष को पराजित करते हैं नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, उसके बाद देखिए इसकी विजयों का वर्णन रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति। देखिए अभी तक हम लोग क्या कौन सा पढ़ रहे थे, समुद्रगुप्त का जब पढ़ रहे थे तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग नया चीज देख रहे हैं क्या, ऐहोल प्रशस्ति। और वो जो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति था, समुद्रगुप्त राजा के बारे में था, विजय पथ के अभियान के बारे में, हरिसेन द्वारा रचित। ठीक, हरिसेन द्वारा रचित। और यहाँ पे रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ठीक, चालुक्य वंश के किसका, पुलकेशिन द्वितीय का, है ना, ऐहोल प्रशस्ति। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं चालुक्य वंश, बस देख लिए पुलकेशिन प्रथम, है ना, जो वास्तविक संस्थापक है, और पुलकेशिन द्वितीय जिनका ऐहोल प्रशस्ति है, सर्वाधिक प्रतापी राजा है इस वंश के, है ना। रवि कीर्ति क्या है, रचनाकार है इसके ऐहोल प्रशस्ति के। ठीक, अब आते हैं पल्लव वंश में। तो पल्लव वंश में देखिए इसके भी संस्थापक आप लोग को याद रखना है, कौन है, सिंह विष्णु। संस्थापक कौन है पल्लव के, सिंह विष्णु है। ठीक, राजधानी क्या है, कांची, इसी को कांचीपुरम भी बोला जाता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कांची। ठीक, महेंद्र वर्मन। ठीक, महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। अब देखिए रचनाएं हम लोग पढ़ते आ रहे थे। ठीक, रचनाएं में जैसे कि हम लोग देखे थे मौर्य वंश के लिए, और मतलब कि आपका जो विशाखदत्त था वो मौर्य वंश के लिए मुद्रा राक्षस, है ना। और उसके बाद विशाखदत्त की ही एक और रचना थी गुप्त साम्राज्य वालों के लिए, देवी चंद्रगुप्तम, है ना। और आपका मेगास्थनीज का इंडिका, इस तरीके से हम लोग देखते आ रहे थे। ठीक, फिर कालिदास का देखिए हम लोग रघुवंशम, कुमार संभवम, है ना, अग्नवी मित्र, ऐसे करके अग्नवी मित्रम ऐसे करके कुछ था। ठीक, लिंक कर लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। इन चीजों सबको हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अब नया देखने को मिल रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पे महेंद्र वर्मन जो है, माँ से महेंद्र वर्मन और माँ से मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना कर रहा है। ठीक, पल्लव वंश, इसके पहले चालुक्य वंश पढ़े। चालुक्य वंश में सिर्फ दो ही शासक का नाम याद रखना, पुलकेशिन प्रथम क्या है, पुलकेशिन प्रथम आपका संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, और पुलकेशिन द्वितीय आपका क्या है, सर्वाधिक प्रतापी राजा है, जिसका क्या है, ऐहोल प्रशस्ति है। कौन लिखा है, रवि कीर्ति। ठीक, अब पल्लव वंश में सिंह विष्णु है, राजधानी क्या है, कांची है। ठीक, और उनका क्या था, वतापी या बदामी, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंह विष्णु है, राजधानी क्या है, कांची। महेंद्र वर्मन क्या लिख रहा है, मत विलास प्रहसन। ठीक, और नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए कौन कौन से राजा, एक राजा हो गए, यहाँ पे दो, अभी तीसरे राजा में पहुंचे हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद ये नरसिंह चौथा।
ठीक, 4 राजा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये चालुक्य वंश में सिर्फ 2 ही राजा पढ़े हैं अभी तक, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। और यहाँ पे संस्थापक में श्री विष्णु देख लिए, महेंद्र वर्मन देख लिए, मतविलास, मतलब जिनका जिनका नाम देख रहे हैं उन चीजों को याद रखिएगा। तिथि क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम। महामल ने बदामी पर अधिकार कर वतापी कोंडा की उपाधि धारण की। ठीक, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है वो क्या करता है, नरसिंह वर्मन प्रथम महामल ने बदामी पर अधिकार कर क्या चीज का उपाधि धारण करता है, वतापी कोंडा का क्या करता है, उपाधि धारण करता है। ठीक, जैसे हम लोग देखे थे देवपुत्र की उपाधि किनको मिली हुई थी, चलिए बताइए, जिनका हम लोग देखे थे मूर्ति भी मिला हुआ है, बिना धड़ के मूर्ति मिली हुई है उनकी, है ना, उनको देवपुत्र बोला जाता था, मतलब उनके में लिखा हुआ था राजाधिराज देवपुत्र। ठीक, क्या था याद कीजिए, चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए उसको। ठीक, तो देखिए यहाँ पे और वैसे ही प्रियदर्शी है ना, देवप्रिय, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी कौन था, अशोक था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे। और देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की थी उसको भी बताइए, और किसने धारण की थी, चलिए बताइए। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क था क्या, या कौन था, आप लोग बताइएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या की उपाधि धारण कर रहा है, वतापी कोंडा। तो देखिए वतापी या बदामी, है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग अभी जो ये राजधानी देख रहे थे इधर, यहाँ पे वतापी या बदामी, तो ये हम लोग गुप्तोत्तर काल में ही देखने को मिल रहा है ये वर्ड जो है ना, चालुक्य वंश में देखने को मिला। तो यहीं पे बोल रहा है कि बदामी पर अधिकार कर, है ना, वतापी कोंडा, बदामी या वतापी में अधिकार कर वतापी कोंडा की उपाधि धारण किया है। ठीक, कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल। ठीक, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की नींव रखी तथा वह चट्टानों को काटकर रथ मंदिरों का निर्माण कराया जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक, एक खुद का नाम क्या है, महामल। ठीक, इसलिए क्या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, है ना, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम बसाएगा अपने नाम से अकॉर्डिंग, है ना। और वतापी को, बदामी को जीत के क्या, वतापी कोंडा, बदामी या वतापी को जीत के वतापी कोंडा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, और महामल्ल इनको कहा जाता है, इसलिए मामल्लपुरम या महाबलीपुरम बसाएगा और वहां के चट्टानों को काट के क्या कर रहा है, रथ मंदिरों का क्या कर रहा है, निर्माण करा रहा है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक, और वैसे ही पहाड़ों को काटकर बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुनी पहाड़े, है ना, आजीविकों को दिया जाता था। ठीक, तो दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं को दिए थे आजीविकों को, और जो अशोक थे वो बराबर पहाड़ियों को दिए थे। इन चीजों को भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक, जब मौर्य काल पढ़े थे उस टाइम। ठीक, अब देखिए अब दूसरा आ गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह, इसी को ही राजसिंह ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया है जो बहुत फेमस है, सब आज भी जाते हैं उसको देखने के लिए। ठीक, इन चीजों को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब देखिए फिर से याद करते हैं, पल्लव वंश की नींव कौन रखे हैं, श्री विष्णु रखे हैं। राजधानी क्या है आपका, कांची है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देखें कि जो महेंद्र वर्मन है ना, किसकी रचना कर रहा है, मतविलास की रचना कर रहा है, मतविलास रचना प्रहासन की रचना कर रहा है। दूसरी बात, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है जिसको क्या बोला जाता है, महामल्ल। ठीक, महामल्ल, नरसिंह वर्मन प्रथम है, उसको क्या बोला जाता है, महामल्ल। यही बदामी या वतापी को जीत कर क्या वतापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। ठीक, अब दूसरी बात, अब ये खुद का नाम महामल्ल है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम का, तो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम की नींव रखेगा और चट्टानों को काट करके क्या बनाएगा, रथ मंदिरों का निर्माण कराएगा जो अत्यंत प्रसिद्ध है। और दूसरा जो द्वितीय आएगा, इसी के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आएगा, वो क्या करेगा, कैलाश मंदिर का निर्माण कराएगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराएगा। ठीक, इन बातों को याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही राजसिंह बोला जाता है। ठीक, चालुक्य में कितने राजा देखे, अभी ऊपर में जस्ट चालुक्य में पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, और उनकी राजधानी क्या थी, वतामी या बदामी थी। ठीक, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय ही क्या था आपका, सर्वाधिक प्रतापी राजा था। ठीक, और नर्मदा नदी तट पर हर्ष को पराजित किया था। ठीक, और कौन से उसमें देखने को मिलता है, एहोल प्रशस्ति किसकी, रवि कीर्ति की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त हरिसेन ने किया था ना, समुद्रगुप्त की विजयपथ अभियान। इन चीजों को याद रखें। और पल्लव वंश में क्या देखे, शिव विष्णु देखे, राजधानी क्या देखे, कांची, है ना। और क्या क्या देखे इसमें, राजा लास्ट से देखते हैं, नरसिंह आपका क्या है, नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसको महामल्ल बोला जाता था। वतापी को जीत के वतापी कोंडा, है ना, बदामी या वतापी को जीत के
वतापी कोंडा की उपाधि धारण करता है। महामल खुद को बोलता है इसलिए महाबलीपुरम और क्या महामल्लपुरम, मामल्लपुरम है ना, मामल्लपुरम। ठीक, देखिए ये हल्का सा भी याद होगा ना तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया रहता है ना, तो तुरंत माइंड क्लिक करके उसको बना लेते, तो उतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। ठीक, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर बसाएगा, प्लस पहाड़ों को काट कर है ना, उनके पत्थरों से, चट्टानों से है ना, मतलब चट्टानों को काटकर मंदिर और रथ का क्या करवाएगा, निर्माण कराएगा, जो बहुत फेमस है। फिर इसी का दूसरा आ जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो क्या करेगा, कांची का कैलाश मंदिर का क्या करवाएगा, निर्माण कराएगा। ठीक, और महेंद्र वर्मन का बस ये याद रखिएगा कि ये क्या चीज की रचना करते हैं, मत विलास प्रहसन की। ठीक, इतने चीज को याद रखना है। ठीक, 3 शासक देख लिए, 1 2 3 और ये चौथा है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक, वर्धन वंश इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, वर्धन वंश सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाहियान जो है, ठीक, फाहियान किसके काल में आया था, गुप्त लोगों के काल में आया था। कब, 405 ईस्वी में। और यहाँ पे कौन आएगा, ये वर्धन वंश में हर्षवर्धन के काल में कौन आएगा, वहेनशांग आएगा। ठीक, 629 ईस्वी, ये देखिए यहीं पे। अब देखिए गुप्तों के बाद थानेश्वर को राजधानी बनाकर, गुप्तों की जो राजधानी थी क्या थी, पहली राजधानी हम लोग देखे थे क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक, फिर उसके बाद किसको बनाते हैं वो लोग, उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब देखिए गुप्तों के बाद थानेश्वर को राजधानी बनाकर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की है। ठीक, पुष्यभूति, ठीक, पुष्यभूति। देखिए बहुत सारे पुष्य करके नाम आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग, जो आपका शुंग होता है, पुष्यमित्र शुंग, जो क्या करता है, वृहदत्त की हत्या करता है, मौर्य वंश का होता है ना पुष्यमित्र शुंग। ठीक, उसके बाद कौन आता है, पुष्यगुप्त, जो सुदर्शन झील बनवाने के लिए है ना, जो कि सुदर्शन झील बनवाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से क्या लेता है, उसका गवर्नर होता है ना, सौराष्ट्र का गवर्नर। ठीक, तो इन चीजों को भी याद रखिएगा, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त आज्ञा लेता है। ठीक, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो पुष्यगुप्त हो गया। पुष्यमित्र शुंग हो गया, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो सेनापति होता है, वृहदत्त की हत्या करता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यगुप्त। अब यहाँ पे पुष्यभूति। ठीक, नाम में कंफ्यूजन कहीं पे भी मत होना। वर्धन वंश की स्थापना कर रहे हैं। ठीक, पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्युपरांत सिंहासन पर बैठा। देखिए हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्युपरांत सिंहासन पर बैठता है। देखिए इनकी बहन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बहन की इनकी बहन जो राज्यश्री होती है, उनके पति का क्या नाम है, क्यों, क्योंकि इनकी बहन जो है आत्महत्या करने जा रही होती है, तो ये जो हर्षवर्धन है वो रोकते हैं। उसने अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से रोका और कन्नौज को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक, कन्नौज को क्या बनाया है, राजधानी बनाया है। ठीक, अपनी बहन राजश्री को क्या करता है, आत्मदाह से रोकता है। हर्षवर्धन ने गुज्जरों को पराजित किया। ठीक, हर्षवर्धन किनको पराजित किया है, गुज्जरों को। देखिए नए नए वर्ड देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में हम लोग देखे तो हुणों का आक्रमण होता है। ठीक, कुमार गुप्त के समय में। और दमन कौन करते हैं, स्कंदगुप्त। कौन सी जनजाति के होते हो, मंगोल जनजाति के होते हैं, है ना, बहुत ही असभ्य होते हैं, जंगली होते हैं, बर्बर किस्म के होते हैं। ठीक, तुर्मान और आपका क्या था, उनको मेहरकुल बोलते थे, है ना। वैसे ही इनके ये गुज्जरों को पराजित करते हैं। ठीक, हर्ष के समय अधिकारियों को वेतन के बदले, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्ष के समय अधिकारियों को वेतन के बदले क्या देते थे, पता है, भूमि देने की प्रथा स्थापित थी। उनको क्या किया जाता था, वेतन ना देकर उसके बदले में क्या देते थे, शासन देश द्वारा भूमि देश की प्रथा प्रचलित स्थापित थी। राज्य हेतु अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, विष्टि कहा जाता था। अब देखिए जब हम लोग आपका जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, है ना, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे आपका जो ऋग वैदिक काल, ये सब चीज, तो उसमें भी देखे थे चावल को क्या कहा जाता था, विष्ट कहा जाता था। ठीक, याद आया आप लोग को, चावल को क्या कहा जाता था, विष्ट करके, ये भी हम लोग उसी में ही पढ़े थे। तो इन बातों का भी आप लोग याद रखना। ठीक, एमसीक्यू जब हम लोग बनाए थे तब देखे थे। ठीक, यहाँ पे विष्टि किसको बोल रहे हैं, राज्य हेतु अनिवार्य श्रम लिया जा रहा है, उसको विष्टि बोल रहे हैं। अब देखिए अगला, हर्षकालीन इतिहास का स्रोत बाणभट्ट की हर्षचरित एवं ह्वेनसांग का वर्णन है। ठीक, ह्वेनसांग का वर्णन है, यहाँ पे आते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है,
जैसे मौर्य वंश की जानकारी अगर प्राप्त करना है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र या चाणक्य अर्थशास्त्र या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र, एक ही व्यक्ति का नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, है ना। या मेगास्थनीज की इंडिका की बुक या विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, उससे मौर्य वंश के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका जब गुप्त के बारे में पढ़े थे तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, इससे पता चल जाएगा। और गुप्त में ही चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, है ना। तो उन्हीं के शासनकाल में कौन होते हैं, कालिदास, तो उनके द्वारा भी रचित पुस्तकों में उनका वर्णन मिल जाता है। ठीक, जैसे मेघदूत की रचना किए थे वो, ठीक, सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ियों के पास। ठीक, सीता बेगरा की गुफा आपकी प्राचीनतम नाट्यशाला है दुनिया की, ऐसा करके पूरा चीज देख चुके हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए वैसे फाहयान भी बौद्ध गुप्त काल में देखे थे, फाहयान आता है ना 405 ईस्वी में। तो वो फाहियान आता है तो वो भी बहुत सारी बातें लिखता है, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य वंश में वो लिखता है कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, 7 जातियों में बटा था। वैसे फाहियान क्या लिखता है कि यहाँ पर एक नगर के बाहर लोग रहते थे, उसको क्या बोला जाता था, चंडाल, और वो लोग जब नगर प्रवेश करते थे तो टीन बजाकर प्रवेश करते थे, है ना। वैसे ही ये जो हेनसांग है, वहनसांग, ये क्या लिखता है कि भारत के लोग स्वच्छता प्रिय हैं, ऐसे करके लिखता है। और दूसरी बात ये लिखता है कि वो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, भारतीय लोग होते हैं वो थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और स्वच्छता प्रिय होते हैं, ऐसे करके बातें भी लिखा है। तो हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे गुप्तोत्तर काल का तो पूरा देख लेंगे। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए वही बोल रहा है कि जो बाणभट्ट है, हर्षकालीन इतिहास कैसे पता चलेगा, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, जहां जहां पे राइटर्स के नाम आ रहे हैं ना, रचनाकार के नाम आ रहे हैं, उनके बुक का नाम आ रहा है, तो उन बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यही से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके। ठीक, तो हर्षकालीन इतिहास का स्रोत क्या है, हर्षकालीन इतिहास जो वर्धन वंश है ना, तो आपका क्या है, बाणभट्ट है ना। बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित, और हेनसांग का वर्णन है। ठीक, उसमें अब देखिए हेनसांग चीनी यात्री था। ठीक, हेनसांग क्या था, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था। ठीक, जो 6 to 9 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए निकला, उसे यात्रियों का राजा भी कहा जाता है, किसको, वेनसांग को। ठीक, अब ये सियूकी की रचना करता है, जैसे फियो कियू करके फाहियान रचना किया था, अभी जस्ट देखे थे हम लोग जब एमसीक्यू लगा रहे थे, तो फाहियान फियो कियू ऐसे करके कुछ रचना किया था, है ना, फाहियान। वैसे ये सियूकी की रचना किया है, पश्चिम भारत का वर्णन नामक ग्रंथ में भारत यात्रा का क्या किया है, वर्णन किया है आपका वेनसांग। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। आप चलते हैं आगे। फाहियान की तरह यह भी बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। फाहियान भी चीन का ही यात्री था, और ये भी जो है आपका वेनसांग, ये भी चीन का ही यात्री है। ठीक, वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, वह 645 ईस्वी में वापस चीन पहुंचा। ठीक, वापस कहाँ पहुंच गया, 645 ईस्वी में, और आया कब था, 6 to 9 ईस्वी में। ठीक, 6 to 9 ईस्वी में, और 645 ईस्वी में वापस चीन पहुंचा। छत्तीसगढ़ साइड भी आता है वो, किया सलो करके बोलता है कौशल को, किया सलो, सियूकी में इसकी रचना मिलती है ना। 639 ईस्वी ऐसा कुछ लिया जाता है, 639, 6 to 9 में तो यहाँ है 639 ऐसा करके कुछ है। एग्जैक्ट डाटा जब एमसीक्यू करेंगे ना तब देख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे वहाँ 645 में तो चीन चला गया। उसके बाद हर्ष प्रति 5 वर्ष में प्रयाग संसद, देखिए जो हर्षवर्धन है आपका वर्धन साम्राज्य का, वो क्या करता है, हर 5 साल में ना वो प्रयाग में क्या कराता था, प्रयाग संसद कराता था, और अपनी जितनी भी धन कमाया रहता है उस सबको क्या कर देता था, दान कर देता था, लुटा देता था। ठीक, तो वही बोल रहा है, हर्ष प्रति 5 वर्ष में प्रयाग सांसद या मोक्ष परिषद नाम का एक सभा आयोजन करता था, जिसमें वो अपनी पूरी संपत्ति क्या कर देता था, दान में दे देता था। ठीक, प्रयाग सांसद या मोक्ष परिषद। हर्ष ने महायान के प्रचार हेतु कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था। हर्ष जो है बौद्ध धर्म का पालन करता था, तो उसी में महायान हम लोग देखे थे ना, महायान और हीनयान में बढ़ जाता है आपका। ठीक, कब, जब आपका क्या बोलते हैं, कनिष्क के पहली सदी ईस्वी में क्या होता है, जब आपका यही कुंडलवन में वो कश्मीर में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। महायान को कौन कौन फॉलो करते हैं, चीन, जापान और मध्य एशिया के लोग, और उसका श्रीलंकाई, बर्मा, ये सब हीनयान है ना, रूढ़िवादी विचार को मानता है। महायान में क्या होता है, बौद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्रथम व्यक्ति कौन है, मानव पूजा किनकी होती है करके, तो बुद्ध जी की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, हर्षकालीन विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा था। ठीक, गुप्त काल में ही देखे थे, कुमार गुप्त के समय नींव रखी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की 5वीं सदी में। ठीक,
नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त तथा, ये देखिए यहाँ पे आया भी है वो बात, गुप्त शासक कुमार गुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों ने संरक्षण प्रदान किया। हर्षवर्धन ने इसके विकास में बड़ी मात्रा में दान दिया है। ठीक, इसके खर्च चलाने हो तो 200 गांवों का राजस्व प्रतिवर्ष रखा। जो नालंदा है उसके खर्च को चलाने के लिए 200 गांवों का राजस्व प्रतिवर्ष रखा। नालंदा में देश विदेश के कितने 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसी में आपके कौन देखने को मिलते हैं, फाहयान जो गुप्त काल के समय में आते हैं, और आपका ये यहाँ पर वेनसांग आया है हर्षवर्धन के काल में। ठीक, दंडी नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक, देखिए यहाँ पे दरबारी कवि के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक, तो दंडी किसके दरबारी कवि थे, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक, दंडी कौन थे, हर्षवर्धन के नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक, नरसिंह वर्मन के, ठीक, दंडी कौन थे, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। और नरसिंह वर्मन के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य, हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था एवं विस्तारक था। ठीक, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने रोका। तो यही पुलकेशन द्वितीय जब पढ़ रहे थे तो हर्ष को कौन सी नदी के तट पर हराया था करके देखे थे ना, तो नर्मदा नदी के तट पर हराया था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया। तो इसको भी देख लेते हैं यहीं पे, जस्ट पल्लव वाला जब पढ़ रहे थे हम लोग तो। ठीक, कि ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम है जिसको महामल्ल भी बोला जाता है, तो मामल्लपुरम और महाबलीपुरम की नींव रख रहा है, मंदिर की नींव रख रहा है, मतलब नगर की नींव रख रहा है, और चट्टानों को काटकर रथ मंदिर का निर्माण करवा रहा है, रथ मंदिर का निर्माण करवा रहा है, रथ और मंदिर का निर्माण करवा रहा है। ठीक, और चीनी यात्री इत्सिंग ने लगभग 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। चीनी यात्री कौन कौन सा, फाहयान, फाहयान का देखे थे कब, 405 ईस्वी में। ठीक, कब, 405 में। और वहीं हम लोग अभी वेनसांग का देखे, हेनसांग या वेहनसांग। ठीक, वेहनसांग का देखे, ये कब का है, 629 ईस्वी है ना। और वहीं अभी इत्सिंग का देख रहे हैं, कब है, इत्सिंग का 673 ईस्वी। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। तो देखिए आपका फिर ये गुप्तोत्तर काल खत्म, इतना 3 पेज में। ठीक, तो हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन, क्या क्या पढ़े। पहले चालुक्य वंश पढ़े। ठीक, चालुक्य वंश में किसको देखे, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय को देखे। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में क्या देखे कि ये नर्मदा नदी के तट पर किनको हराते हैं, हर्ष को हराते हैं। ठीक, हर्ष को हराते हैं। ठीक, और इनकी विजयों का वर्णन किसमें मिलता है, आपका रवि कीर्तित रचित ऐहोल प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ मतलब विजयों, जो विजय पथ की अभियान के बारे में किसमें पता चलता है, आपका प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। कौन रचे थे, हरिसेन। और यहाँ पे ऐहोल प्रशस्ति अगर पूछा जाएगा तो किसकी, रवि कीर्ति की, चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय। इन सब बातों का वर्णन मिलेगा। ठीक, पल्लव वंश में हम लोग देखते हैं किसको किसको, शिव विष्णु को देखते हैं, है ना। उसके बाद महेंद्र वर्मन को देखते हैं जो कि क्या, मत विलास प्रहासन की रचना की है। फिर नरेंद्र सिंह वर्मन को देखते हैं। ठीक, नरेंद्र सिंह वर्मन द्वितीय, नरेंद्र सिंह वर्मन प्रथम और नरेंद्र सिंह वर्मन द्वितीय। तो नरेंद्र जो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम है, महामल्ल है ना, वो क्या करता है, बदामी को पहले जीतता है और वतापी कोंडा की उपाधि धारण करेगा। और महामल्ल ये खुद अपने आप को महामल्ल बोलता है, तो मामल्लपुरम और महाबलीपुरम बसाएगा, जहां पे चट्टानों को काट के रथ और मंदिरों का क्या करवाएगा, निर्माण, रथ मंदिरों का क्या कराएगा, निर्माण कराएगा, जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, और नरसिंह वर्मन द्वितीय क्या है, राजसिंह ने कैलाश मंदिर का निर्माण करा है, कहाँ पे, कांची में, और इनकी राजधानी कांची है। और उनकी राजधानी क्या थी, आपकी पुलकेशिन प्रथम, इन लोगों की वतापी या बदामी। ठीक, वर्धन वंश में हम लोग देखे थे हर्षवर्धन के बारे में। ठीक, ये लोग गुप्त के बाद थानेश्वर को क्या बनाते हैं, पुष्य राजधानी बनाते हैं। ठीक, गुप्तों के बाद थानेश्वर को राजधानी बनाते हैं कौन, पुष्य भूति, वर्धन वंश। ठीक, हर्षवर्धन क्या करता है, अपने भाई की मृत्यु उपरांत राजगद्दी में बैठता है, अपनी बहन राजश्री को आत्मदाह से रोकता है। ठीक, गुर्जरों को पराजित करता है और अधिकारियों को वेतन के बदले क्या देता है, भूमि दान देता है। ठीक, शासन देश द्वारा भूमि दान देता है। ठीक, राज हेतु अनिवार्य श्रम भी लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, विष्टि। ठीक, हर्षकालीन इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, बाणभट्ट का हर्षचरित है। ठीक, बाणभट्ट का क्या है, हर्षचरित, उसमें वेहनसांग आया था, ये सब का भी वर्णन है। हेनसांग चीनी यात्री था जो कब आया है, 629 में आया है। 405 ईस्वी में कौन आया है, फाहयान गुप्त काल में आया था। ठीक, गुप्तोत्तर काल में कौन आया है, वेहनसांग। ठीक, और शिव की रचना है उसकी क्या है, फ्यूकी ऐसे करके कुछ रचना थी फाहयान की। फाहयान की तरह यह भी बौद्ध धर्म को ज्ञान प्राप्त करने आया था। ठीक, हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
ठीक, कब वापस चला गया चीन? 645 में। और जो हर्ष है प्रति 5 वर्ष में क्या करता था, अपने संपूर्ण जो भी रहता था राजकोष सबको दान कर देता था। कौन सा सभा का आयोजन करता था? प्रयाग संसद या मोक्ष परिषद। ठीक, और महायान के प्रचार हेतु कन्नौज में एक सभा का आयोजन भी किया था। हर्षकालीन विद्या का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? आपका नालंदा था। नालंदा का नींव कब रखे थे? कुमार गुप्त गुप्त साम्राज्य पढ़े थे उसमें, है ना? कब के थे? 5वीं सदी में। अब उसके बाद ये देखिए उसी चीज को इसमें बोला गया है। उत्तराधिकार कुमार गुप्त और उसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। हर्षवर्धन ने इसके विकास में बहुत कुछ दान किया। 200 गांवों का राजस्व देता था। नालंदा में देश विदेश के 10,000 विद्यार्थी आते थे। दंडी कौन था? नरसिंह वर्मन के दरबारी अधिकारी। और हर्ष जो था, हर्षवर्धन महायान शाखा का समर्थक था। ठीक, महायान और हीनयान में बढ़ता है आपका बौद्ध धर्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क संरक्षक बनता है ना? वसुमित्र, अश्वघोष। अश्वघोष कौन बनते हैं? उपाध्यक्ष, है ना? 1ली सदी ईस्वी में। ठीक, और कहाँ होता है आपका कुंडलवन? कहाँ? कश्मीर में होता है। तो ठीक, हीनयान रूढ़िवादी विचारधारा को मांगता है कि बौद्ध जो बोले उसी को ही करेंगे, पर महायान क्या करते हैं? बौद्ध को ही देवी देवताओं के समान पूजते हैं मूर्ति बनाकर, जबकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो हर्ष महायान शाखा का समर्थक विस्तारक है। नर्मदा नदी तट पर हर्ष को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। एहोल प्रशस्ति जिसको रवि कीर्ति रचना किए हैं उसमें जिक्र है इसका। ठीक, रिवीजन कर ले इसलिए फास्ट है ना, रिवीजन कर ले इसलिए फास्ट है, ऐसा मत बोलिएगा कि मैम फास्ट पढ़ा रहे हैं करके। ठीक, रिवीजन के टाइम फास्ट है, बाकी तो थ्योरी हम लोग देखे ही है स्लो में। चट्टानों को काट कर महाबलीपुर का मंदिर का निर्माण करा है पल्लव के द्वारा। तो ये पल्लव वंश जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे कि महामल जो होता है ना, वो क्या करता है? चट्टानों को कटवाकर मंदिर रथ का निर्माण करवाता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने लगभग 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। ठीक, 3 लोगों के बारे में देख लिए। फाहयान के बारे में गुप्त काल में किया था 405 ईस्वी में। और आपका ये जो आपका वेहनसांग है ना 6 to 9 ईस्वी में किया है। और आपका इत्सिंग 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। ठीक, तो आपका गुप्तोत्तर काल होता है कंप्लीट। अब इसका हम लोग क्या लगाएंगे? MCQ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या है? प्राचीन इतिहास लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो कुछ कुछ टॉपिक अगर छूट भी गए होंगे तो उसको हम लोग करेंगे, जैसे भागवत धर्म वाला थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में। ठीक, तो उसको भी MCQ के फॉर्मेट में पढ़ के उसका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।